विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसे शॉर्ट में एमईसी कहा जाता है। इससे पूर्व हमने निवेश की भूमिका के बारे में, निवेश के विभिन्न प्रकारों के बारे में तथा निवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में एवं निवेश गुणक के बारे में अध्ययन किया है। तो जो निवेश से संबंधित जो निर्णय है उन पर मुख्य रूप से इस बात का प्रभाव पड़ता है कि निवेश करना लाभदायक होगा या नहीं। तो उसके अंतर्गत जो है हमें पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता या पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या है? तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता वह दर होती है जो पूंजीगत परिसंपत्ति के वार्षिक प्रतिफलों के वर्तमान मूल्य को उसकी लागत के बराबर कर देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूंजीगत परिसंपत्ति है उससे जो वार्षिक प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे वो उसकी लागत के बराबर है या नहीं है। ये हमें पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता के अध्ययन के पश्चात हम पता कर सकते हैं। तो अब हम आगे आते हैं कि जो निवेश का निर्णय है वो किन तत्वों पर निर्भर करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसका प्रमुख जो निवेश का निर्णय है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी कार्य में निवेश करना लाभदायक होगा या नहीं। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बातें हैं वो पहली बात है कि पूंजीगत वस्तु से प्रत्याशित वार्षिक आय का प्रवाह कैसा होगा। अगर पूंजीगत वस्तु से प्रत्याशित वार्षिक आय का प्रवाह उसकी लागत से ज़्यादा होगा तभी निवेश किया जाना लाभदायक हो सकता है। दूसरा फिर हमारे सामने आता है कि उस पूंजीगत वस्तु को खरीदने की कीमत अथवा उसकी लागत क्या होगी, है ना। अगर उसकी लागत भी निवेश को प्रभावित करेगी। फिर तीसरा है ब्याज की दर, कि बाजार में ब्याज की दर क्या है, क्योंकि ब्याज की दर एवं खरीदी जाने वाली पूंजीगत परिसंपत्ति के बीच संबंध होता है। जब ब्याज की दर कम होती है तो निवेश ज़्यादा किया जाता है तथा ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो निवेश कम किया जाता है। तो किसी भी पूंजीगत वस्तु का चुनाव करने की प्रक्रिया में हमें उस पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता की तुलना ब्याज की दर से करनी होगी। जैसे यदि एमईसी ग्रेटर देन ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, अगर पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता की तुलना में ब्याज की बाजार दर अधिक है ना, एमईसी ब्याज की दर से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेक्ट है वो लाभदायक माना जाएगा और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा कि इसमें निवेश किया जा सकता है। फिर यदि एमईसी लेस देन ब्याज की दर, अगर पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज की दर से कम है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर दिया जाएगा। और जहां पर आई बराबर आर, ऊपर देखिए आई का मतलब है एमईसी से और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ब्याज की दर से, अगर दोनों समान है तो वह जो बिंदु होता है उसे उद्यमकर्ता अपनी तरफ से निवेश बंद करने का बिंदु कहते हैं और उस बिंदु पर वो निवेश बंद कर देते हैं जहां I = R हो जाता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। ये एक प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि एक पूंजीगत मशीन प्रथम वर्ष के अंत में 100 रुपये का प्रतिफल देती है तथा द्वितीय वर्ष के अंत में भी 100 रुपये का प्रतिफल देती है। बाद में यह व्यर्थ हो जाती है तथा उसका कोई मूल्य नहीं मिलता है, यानी उसको हम कह सकते हैं कि स्क्रैप के रूप में या रद्दी के रूप में बेचेंगे तो भी हमें उससे कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा। अगर उसकी लागत 173 रुपये 55 पैसे है तो एमईसी क्या होगी। तो इसके लिए मैं एमईसी के लिए एमईसी का एक सूत्र है ज्ञात करने का, उस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र होता है ना, C = R1/1 + I + R2/1 + I स्क्वायर। ये 2 जो है स्क्वायर है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा जो है हम पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यहाँ R का मतलब है
प्रतिफल से। R1 का मतलब है पहले वर्ष के प्रतिफल से और R2 का मतलब है द्वितीय वर्ष के प्रतिफल से। अगर ज़्यादा वर्ष होंगे तो इसमें प्लस और ऐड होता चला जाएगा। फिर नीचे है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, आई जैसा मैंने बताया था, आई का मतलब MEC से। तो और दूसरे साल में हो जाएगी 1 प्लस आई स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है ये प्रश्न में जो दे रखा है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि 173.55 उसकी लागत है। सी का मतलब कॉस्ट से है, पूंजीगत परिसंपत्ति की लागत जो आ रही है 173.55 बराबर R1 100, क्योंकि पहले वर्ष में भी 100 रुपये मिल रहे हैं, बटा 1 प्लस आई, है ना, प्लस R2 दूसरे साल में भी 100 मिल रहे हैं तो हमने 100 लिखे हैं, बटा 1 प्लस आई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने लिखा है। अगर मैं 1 प्लस आई को x मान लूँ, 1 प्लस आई इज इक्वल टू एक्स मान लें, तो जो हमारा सूत्र है वो इस रूप में आ जाएगा 173.55 इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अब एक समीकरण के रूप में आ गया, तो अब हम इसको और हल करते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यदि हम लसअप लें और x को लें तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 173.55 एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हम एक्स स्क्वायर लसअप लें तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100x प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि जो x इसके नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 100 बच जाएगा। यहाँ चूंकि एक ही x है इसलिए x का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो x बार जाएगा और 100x हो जाएगा। और चूंकि 173.55 के साथ कोई x नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाएगा। अब इससे आगे आते हैं, इसको और हल करते हैं तो हो जाएगा 1.7355 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1। ये कब होगा? जब हम इसमें 100 का भाग देंगे। अगर ऊपर वाले समीकरण में हम 100 का भाग देते हैं तो 173.55 का हो जाएगा 1.7355 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 से 100 कट जाएगा, x बच जाएगा, और प्लस 100 में 100 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा इसलिए प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास 1.7355 एक्स स्क्वायर। अब x और प्लस 1 को मैं इधर ले जाता हूं तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक समीकरण आ गया है। अब इस समीकरण को हल करने का एक सूत्र होता है। समीकरण को हल करने का सूत्र है x इज इक्वल टू माइनस बी। चूंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है लेकिन मैं खाली प्लस ही ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस का या ऋणात्मक का मूल्य निरर्थक होगा, प्लस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो अब इसमें अगर मैं ये रखूं तो इसमें देखिए यहाँ ये रख लिया हमने, है ना। बी का मतलब होता है जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो है यहाँ पर 1 प्लस अंडरूट में बी की जगह वापस 1 प्लस 4 की जगह 4। ए होता है जो पहली जो राशि है स्क्वायर के साथ आई है समीकरण में जो सबसे पहले आया है वो है हमारे पास 1.7355 एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें जो है ए की वैल्यू आ गई 1.7355 और इनटू वापस सी 1 है। देखिए इसमें जो हिस्सा होता है आगे वाला 3 भागों में समीकरण है, तो 3 में पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी हो गया। तो सी की वैल्यू हमने रख ली वापस 1। अब बटा, चूंकि यहाँ बी हमने 1 लिया है क्योंकि खाली एक्स है बी की जगह, है ना, तो एक्स का मतलब होता है 1 कि 1 एक्स है वो, तो इसलिए हमने उसकी वैल्यू 1 ली है, बटा 2a। तो 2 इंटू ए है हमारा 1.7355। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से x इजिकल टू 1 प्लस अंडरूट 7.9420 अपॉन 3.4710 इजिकल टू हो जाएगा ये अंडरूट हम जो निकालेंगे तो 1 प्लस 2.818 अपॉन 3.471 इजिकल टू 1.1। इसमें हम भाग देंगे तो 1.1 बार जाएगा। अब हमारे पास आ गया I1 प्लस आई इजिकल टू हो गया 1.1। तो
आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1.1 और इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, सॉरी, आई इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0.1 बच गया। 0.1 का मतलब हो गया 10%। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सी है या पूंजीगत परिसंपत्ति का जो प्रतिफल है वो हमारे पास आ गया 10%। तो यहाँ पर एमईसी जो है 10% होगी तथा ब्याज की दर के अगर 10% से कम होती है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को जो है स्वीकार्य होगा, क्योंकि मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी जहाँ दोनों बराबर होते हैं वो निवेश बंद करो का बिंदु होता है। अगर उससे पहले एमईसी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है या एमईसी ब्याज की दर से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट स्वीकार किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमें ये बताना है, हमने एमईसी ज्ञात कर ली, 10% आ गई, तो अगर यहाँ पर ब्याज की दर 10% से कम होगी तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर ब्याज की दर 10% से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अलाभकारी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं। यदि प्रोजेक्ट की लागत 100 रुपये है तथा इससे प्रथम वर्ष के अंत में 50 रुपये तथा द्वितीय वर्ष के अंत में 80 रुपये प्राप्त होते हैं, बाद में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यानी उसी प्रकार से जैसा हमने पहले कहा था कि ये जो मशीन है वो बेकार हो जाती है, ये प्रोजेक्ट बेकार हो जाता है, स्क्रैप के रूप में भी इसका कोई पैसा हमें प्राप्त नहीं होता है। और यदि हमारी एमईसी 12% है या एमईसी दे रखी है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, ये हमें पता करना होगा। सूत्र यहाँ वही काम आएगा, है ना। प्रतिफलों का वार्षिक मूल्य C इज इक्वल टू R1/1 प्लस आई प्लस R2/1 प्लस आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 वर्षों की बात दे रखी है। तो प्रतिफल का जो वर्तमान मूल्य है वो हमारे पास आ गया C इज इक्वल टू 50/1 प्लस 0.12 जो रेट है ना, प्रतिशत में होती है, तो ये 12/100, 12/100 नहीं लिख के यहाँ पर 0.12 लिख दिया है। दूसरी बार 50/1 प्लस 0.12 स्क्वायर। अब अगर हम इनको हल करते हैं तो सॉरी, इस यहाँ पर जो है आपके ये 50 ही प्रिंट हो गया है, जबकि इसकी जगह 80 होना चाहिए था। इसको आप 50 नहीं मान करके 80 माने। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया, इनको हल करने पर 44.64 प्लस 63.78। अब हम इससे आगे चलेंगे तो ऐसी स्थिति में ये टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 108 रुपये 42 पैसे। तो अब चूंकि 108 रुपये 42 पैसे क्या है, प्रतिफल का वर्तमान मूल्य है। चूंकि इस प्रोजेक्ट से हमने प्रोजेक्ट में कितने रुपए लगाए थे, 100 रुपये, और हमें जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है वो 108.42 प्राप्त हुआ है। तो 108.42 में से हम 100 रुपये घटाएंगे तो हमें 8.42 रुपये बचत प्राप्त होगी, यानी 8.42 रुपये का लाभ या बचत हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर इसके प्रतिफल का वर्तमान मूल्य 100 रुपये से कम आता है या 100 रुपये आता तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को 100 रुपये आता है तो विचार किया जा सकता था निवेश करने के लिए, जबकि अगर 100 रुपये से कम आता तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार से एमईसी एवं ब्याज की दर दोनों प्रतिशत में होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पॉइंट में लिखा है, क्योंकि इनके बारे में कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात होगी कि एमईसी की जो मात्रा है वो ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती है। एक बार जब पूंजीगत वस्तु के प्रतिफलों के वर्तमान मूल्यों व पूंजीगत वस्तु की लागत के आधार पर एमईसी की गणना कर ली जाती है, तब इसकी आर से तुलना करके उद्यमकर्ता यह तय कर लेता है कि यह प्रोजेक्ट उसके लिए लाभप्रद रहेगा या नहीं रहेगा। ब्याज की दर के एमईसी से नीचा होने पर ही प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो ब्याज की दर की मात्रा एमईसी को निर्धारित नहीं करती है, ये हम तय करते हैं, निवेशकर्ता तय करता है कि अगर एमईसी की तुलना में ब्याज की दर कम है तभी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अब ये है कि स्वयं जो एमईसी है, क्या एमईसी बढ़ सकती है? तो एमईसी को बढ़ाने के लिए भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं।
तो यहाँ प्रोजेक्ट स्वीकार्य हो गया। तो एमईसी की वृद्धि है या जो एमईसी बढ़ती है वो कब बढ़ती है? तो दो दशाएं ऐसी है जिसमें एमईसी बढ़ सकती है, जिसमें पहली है कि जब पूंजीगत वस्तु के प्रत्याशित आय प्रवाह यानी जो एक्सपेक्टेड इनकम फ्लोज है में व्यावसायिक सुधार होने के कारण वृद्धि की संभावना हो जाती है। लेकिन साथ में शर्त यह है कि पूंजीगत वस्तु की जो लागत है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। अगर साथ ही साथ मान लीजिए पूंजीगत वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशित आय प्रभाव में जो वृद्धि हुई है वो शून्य हो जाएगी या उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और एमईसी नहीं पढ़ पाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि जब पूंजीगत वस्तु के प्रत्याशित आय प्रवाह तो स्थिर रहे लेकिन पूंजीगत वस्तु की लागत घट जाए, है ना। अगर मान लीजिए प्रत्याशित आय प्रवाह स्थिर रहता है लेकिन उस वस्तु को लगाने की जो लागत है वो घट जाती है तो ऐसी स्थिति में भी एमईसी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आर के या ब्याज की दर के घटने का एमईसी पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन ब्याज की दर व एमईसी की परस्पर हम तुलना करके निवेश का निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि जब पूंजीगत वस्तु के प्रत्याशित आय प्रवाह घटते हैं अथवा उस वस्तु की लागत बढ़ती है अथवा ब्याज की बाजार दर बढ़ती है तो प्रोजेक्ट की प्रत्याशित लाभदायकता घटती है एवं कभी कभी यह प्रत्याशित हानि में भी बदल सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एमईसी या जो पूंजी की कार्यकुशलता है वो कार्य करती है और उसका ब्याज की दर से किस प्रकार से संबंध होता है। हम किस प्रकार से ब्याज की दर को देख करके और एमईसी को देख करके निवेश करने के निर्णय लेते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कई बार पूछा जा सकता है कि क्या ब्याज की दर एमईसी को प्रभावित करती है? नहीं, ब्याज की दर का एमईसी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हम केवल ब्याज की दर और एमईसी को देख करके निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। अगर ब्याज की दर एमईसी की तुलना में कम है तो निवेश किया जाएगा, अगर ब्याज की दर एमईसी से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन व्यवहार में जो है प्राय देखा जाता है कि एक फर्म के समक्ष कई निवेश प्रोजेक्ट होते हैं जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के युग में फर्म के आधुनिकीकरण करने में एवं विस्तार करने के लिए जरूरी भी समझे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि चालू फैक्ट्री की इमारत को बड़ा करना है, नई व पहले से ज़्यादा बड़ी हमें इमारत की आवश्यकता है, नई मशीन और उपकरण स्थापित करने हैं, माल की बिक्री में सहूलियत के लिए मान लीजिए हमें ट्रक खरीदने हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनके लिए कोषों या फंड्स की आवश्यकता होती है। ये जो फंड्स होते हैं स्वयं फर्म के पास होते हैं अथवा इनकी व्यवस्था उनको वित्तीय संस्थाओं से उधार लेकर के करनी पड़ती है। तो प्रोजेक्ट के लिए जो निवेश खर्च है उसका निर्णय एमईसी व ब्याज की दर के आधार पर ही किया जाएगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट की एमईसी के ब्याज की दर से ऊंचा होने पर ही उसे लगाया जाएगा, यानी एमईसी का उस समय की बाजार की ब्याज दर से ज़्यादा होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने एमईसी के बारे में अध्ययन किया है। इस एमईसी के संबंध में जैसा कि दो हमने गणितीय उदाहरणों के द्वारा देखा है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं या छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमईसी कब बढ़ती है, एमईसी किसे कहते हैं, है ना। या इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या निवेश पर निर्भर करती है, छोटे सवालों के अंतर्गत। या आपको 2 वर्षों के जो है वो प्रत्याशित प्रतिफल दे दिए जाएं और उसके आधार पर बताया हमें एमईसी ज्ञात करनी हो, जैसा कि हमने दूसरे उदाहरण में किया था। तो इस प्रकार के कई प्रश्न जो है एमईसी से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके संबंध में मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी कल भेजा है एमईसी के संबंध में, उसको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, है ना। और ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद में मैं आज आपको एक जो है असाइनमेंट भेजूंगा, उस असाइनमेंट को आप हल करें।